नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत मौजूद है। बिहार की राजनीति में कई वर्ष पहले उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की। युवा, ऊर्जावान और इच्छा शक्ति जिनमें भरपूर है, बेबाक हैं, सहज हैं और ईमानदारी से इस राजनीति में अपनी बात को रखना पसंद करते हैं। वो शख्सियत है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मौजूदा राजनीति में जिस तरीके से चीजें चल रही है और अचानक से सवर्ण के प्रति एक मोह कुछ विशेष दिखने लगा है, उसके पीछे क्या 2019 है या फिर कुछ खास एजेंडा भी है? देखिए, जहां तक आपके सवाल हैं जी, अगर वह भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, मुंह तो किसी दूसरे का दिखाई पड़ रहा है। अगर यह है तो जिनको कभी नहीं मोड़ रहा, आज राजनीति के इस एक बड़े मोड़ पे वह मुंह दिखा रहे होंगे। आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को सभी से मोह है। तभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए चाहे वह अग्रणी जातियां हो, पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, वंचित समाज के लोग हों या अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, कोई हमारे यहाँ कोई किसी के प्रति ना अनादर है ना असहजता है। सबके प्रति हम सहज हैं, सबके प्रति हमारा सम्मान रहता है। तभी तो सबका साथ सबके विकास की हम बात करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमारे विचार के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि आज इस देश पर आप गौर करेंगे तो हजारों वर्षों से जो समाज गरीबी की जिंदगी जीते आ रहा है, जो वर्ग जीते आ रहा है, वह जो वंचित है, आज जिसके जीवन में रोजमर्रे की जरूरतों की भी अभाव है, वैसे लोगों को, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई भी हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, उसकी ओर थोड़ा विशेष ध्यान देकर दौर में उसको आगे लाना पड़ेगा। अंतिम व्यक्ति की बात। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से दूर हैं और किसी से करीब हैं। हम सबको एक डोर में बांधकर हम सबको एक साथ समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए विकास के दरवाजे पे सबको चलते हुए या खड़े देखना चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं। आप चाहते हैं, राजनीति चाहती है, आपकी पार्टी का तो मूल मंत्र हो गया है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं सवाल सवर्ण आरक्षण को लेकर कर रहा था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अचानक से बहुत सारी आरक्षण व्यवस्था तो इस देश में है ही, SC, ST, OBC, तो उसमें सवर्णों के प्रति अचानक ये क्या महसूस हुआ है सही मायने में कि वहां भी गरीबी है, या मुख्य धारा से छूटते जा रहे हैं वो, उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, बताते हैं, यह सही है कि अग्रणी जातियों में भी गरीब लोग हैं, लेकिन जिस समय संविधान के आप स्वभाव में देखेंगे और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार के आधार पर आरक्षण की बात की गई, और आर्थिक रूप से निश्चित रूप से सवर्णों में भी कमजोर लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको, जो कमजोर है, उनको आगे आना नहीं चाहिए, उनको भी आगे लाने की जरूरत है। हर्डल्स क्या है? हाँ, उसमें देखिए है क्या, कुछ नहीं है उसमें। देखिए यह है कि अभी जो व्यक्ति, एक जो व्यवस्था बन गई है, वह व्यवस्था तो रास्ते पे आ जाए। जो आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों के लिए या अनुसूचित जाति के लिए हुआ है, अभी तक वह अपने मूल उद्देश्य से कहीं न कहीं दूर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवर्ण आरक्षण को आप कहां ला पाएंगे? एक जो कहीं न कहीं अभी दूर है जी। और जिसके लिए प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान को जब हम रास्ते पे लाएंगे, यानी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि आज जो पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ,
लोग तो पिछड़े वर्ग के नेता जो अपने को कहते हैं कि मैं पिछड़ों का मसीहा रहा हूं पिछड़ों के लिए जीता हूं, मरता हूं, लेकिन वो अपने परिवार से अलग न जीने की सोचते हैं, न जिए, न आगे जीने वाले हैं। तो आज देखिएगा कि जो पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है 27% का, वह भी 27% सीट जो आरक्षित होती है उस पर भी नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया ताकि वह अच्छा रूप ले सके। दूसरा कि पिछड़ों में भी जो अभी तक आरक्षण की इस नीतियों से वंचित रहे, लाभ नहीं उठा पाए हैं, उसमें भी जो अति पिछड़े का जो कंसेप्ट है, जो दूर रहे हैं। आज हजारों जातियों में लगभग 5000 की जातियों में लगभग अभी 3000 से ऊपर जातियां ऐसी है जिसका एक व्यक्ति भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया। सर, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा सब्जेक्ट है जी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के साथ 2005 में इस राज्य को एक नई सरकार मिली थी। उसके बाद कुछ वर्ष बाद ये महसूस किया गया कि सवर्ण आयोग का यहाँ गठन, आप बेहतर जानते हो जी जी, आयोग के गठन का मकसद ये था कि सवर्णों के साथ जो भी इस तरह की स्थितियां आ रही हैं उनका ख्याल रखा जाए। धूल फांक रही है फाइलें, चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके घटक खीर की महक पूरे बिहार में फैला रहे हैं। ऐसे में सवर्ण कहीं न कहीं आंदोलन कर रहा है, आप जानते हैं। तो ये एक मुद्दा यूं ही गरमाने की वजह कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स तो नहीं है, चाहे जो भी कर रहे हो, या फिर सही मायने में उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए कोई प्रतिबद्धता भी है, चाहे भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता उनके विकास की है जी, और सिर्फ आरक्षण से ही सबका विकास नहीं हो सकता, यह विषय ही है। इसीलिए सबका साथ सबके विकास के नारों के साथ चाहे आज जो भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना, चाहे मुद्रा बैंक लोन की हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित बातों को हो, रोजगार से संबंधित बातों को हो, या फिर कौशल विकास केंद्र के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने का काम हो, इन सब विषयों में क्या है कि सभी को उसका लाभ मिलना है। तो हम निश्चित रूप से हम समाज को एक करने की बात करते हैं। इसके लिए आरक्षण की तो बात नहीं है, वो तो चलिए गरीब कैटेगरी है। हाँ, तो सही मायने में तो असली जाति तो गरीब है, गरीब है, जिसको राजनीति ने 5000 जातियों में बांट दिया। वो ब्राह्मण में भी गरीब है निश्चित, क्षत्रिय में भी गरीब है, दूसरे जातियों में भी गरीब हैं, जिनको सही मायने में मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता थी उस आधार पर। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जे पे जो चर्चा हो रही थी उसमें मैं भाषण दे रहा था। तो आप पूरे इस जब देखेंगे पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर अगड़ी जाति मतलब अगर बिहार का राजपूत अगड़ी जाति में है तो गुजरात का राजपूत पिछड़ी जाति में है, बिहार में अगर पटेल पिछड़ी जाति में है वहां अगड़ी जाति में है। आज उड़ीसा में यहाँ के कई ऐसे वर्ग जो पिछड़ी जाति में है जो यहाँ अगड़ी जाति में है। बिहार में ही ब्राह्मण समाज की बात मैं कह रहा हूँ। ब्राह्मण समाज में जो आज गिरी हैं, जो भट्ट है, जो महापात्र है, वह पिछड़ी जाति में है। तो आप जब पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मैं तो सबसे आग्रह करना चाहूंगा, सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अगर अपने समाज या जाति की ही बात करते हैं तो आप पूरे देश स्तर पर देखें। हम इस भारत के नागरिक हैं, तो अगर हम जाति की बात करते हैं तो हम जाति से प्रेम रखने वाले भी लोग हैं, अच्छी बात है, उसमें कहीं किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, जबकि मैं इस बात को मानता भी नहीं हूं, समझे ना। लेकिन अगर रखने वाले लोग भी हैं तो उनको यह समझना चाहिए कि हमारा ही कोई भाई कहीं ना कहीं वह पिछड़े वर्ग में है, कोई पिछड़े वर्ग में कहीं है तो उसका कोई ना कोई भाई बिहार में अगड़े वर्ग में है। ऐसे अपने यहां हिंदुस्तान की इस वैदिक व्यवस्था में और हिंदुस्तान की संस्कृति में अपने यहां गोत्र की व्यवस्था है। जैसे मैं बताता हूं अपने यहां कितनी अच्छी व्यवस्था, मैं नई बात आपके सामने रख रहा हूं, नई चीज को रख रहा हूं। आज जिस प्रकार से अगर आपका या मेरा गोत्र, दोनों का गोत्र अगर
सेम भी हो सकता है कि आप सांडिल गोत्र के हो तो अनुसूचित जाति का भी कोई अपना भाई सांडिल गोत्र का हो सकता है कि कोई अपने अनुसूचित जाति के किसी भी वर्ग जाति में आते हो, वह पिछड़े वर्ग या अग्रे समाज के कोई गोत्र वाले किसी व्यक्ति की तरह भी उसका कोई गोत्र हो। तो इसलिए अपने यहां हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अपनी पुरानी तरफ मुड़ कर उसकी बुनियाद पर इस वैज्ञानिक युग में समझे ना, हमको 21वीं सदी के भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संकल्प, सपना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी देखे थे, उसको पूरा करने के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, यही जो मूल मंत्र, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल करके मैं अगले प्रश्न पे आऊंगा। सवर्ण किस पार्टी की ओर मुंह देखे? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आरएलएसपी, हम, लेफ्ट? आरक्षण की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि वकालत तो ज्यादातर पार्टियां करती हैं। कुछ पार्टी में जेडीयू का एक धड़ा पक्ष में है तो जेडीयू का दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। जहां विरोधाभास हो, ऐसे में सवर्णों को अपने आरक्षण के लिए किस पार्टी का चेहरा देखने की आवश्यकता है जहां यकीन के साथ वो मान सके कि संभव है कि यहां निदान हो? देखिए, आरक्षण से विकास का बड़ा आधार सिर्फ नहीं बन सकता है। हम मानते हैं जब आप अग्री जाति बोलते हैं तो सिर्फ बिहार की अग्री जाति के लिए भी बोलते हैं या पूरे देश की अग्री जाति को फिलहाल की बात करते हैं। तो फिलहाल अगर बिहार की बात करते हैं तो यह आरक्षण का मुद्दा तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे है। यह जो आयोग बना था, चाहे काका कालेलकर हो चाहे मंडल आयोग, वह तो राष्ट्रीय स्तर पर बना था और आपकी पार्टी है नहीं, वहां भी हमारी पार्टी है। तो जो कहीं न कहीं पहले बताया था कि आज जो बिहार में सवर्ण में है, हो सकता है कि वह कर्नाटक में पिछड़ों में जहां भी हैं तो पिछली पंक्ति में हो। सवाल एक किस ओर वो देखें तो देखिए, दो चीज है। आरक्षण क्यों है? उत्थान के लिए है, विकास के लिए है, उसको विकास के दौर में आगे लाने के लिए है। तो मैं यह कह रहा था कि चाहे वो अग्रे हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अति पिछड़े हो, सबको यह देखना चाहिए कि आखिर हमारे लिए कौन कर रहा है। हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे हो, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो तो उसकी दवाई कैसे हो, हमारी मैं सीधा सवाल का सीधा ही जवाब दे रहा हूं। आपने यह सवाल किया कि हम किसकी ओर अग्रों को देखना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि अग्रों को ही क्यों, सबको देखने की जरूरत है। समाज, राज्य और देश जो बनता है और सबसे कह रहा हूं जहां सवर्ण आरक्षण की बात है, जहां लगभग तमाम पार्टियां अब इस दायरे में आने लगी हैं और वकालत भी करती है कि भाई इनमें भी गरीब लोग हैं, बिल्कुल कोई मुख्य धारा में लाने की चाहिए। तो ये चाहिए अर्थ में जो बात होती है, केंद्र में आप है, राज्य में आप है, 19-20-21 राज्य में आप है, तो फिर हर्डल्स कहाँ है? सवाल ये है। देखिए, है क्या ना कि जो संविधान में जितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो कुछ चीजें राज्यों पे भी निर्भर करती हैं। जैसे अन्य राज्यों में ने 50% से आगे बढ़कर भी दिया है, तो वहां तो 50% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई की गई है संविधान में। तो उस संविधान के अनुसार 50% से आगे वहां न हो सकता है। तो आपका अगला सवाल यह भी हो सकता है कि संविधान संशोधन कीजिए, यह भी हो सकता है। तो मैं कहा ना कि धीरे धीरे हर चीजों की ओर हम लंबी प्रक्रिया है, मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा, समझे ना, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। यह देश सबका है, समझे ना। मैं आपको तो और इस पर नहीं बात करूंगा। सब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिहार को ये लगने लगा है कि शायद सरकार का इकबाल कमजोर हो गया है। इकबाल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2005 में जब आप लोग सत्ता में आए थे, बीजेपी जेडीयू की जो एनडीए की सरकार थी, अचानक परसेप्शन बदला, कानून व्यवस्था सख्त हुई, लोग सुरक्षित महसूस करने लगे, वही पुलिस थी, वही सिस्टम था, लोग महफूज हो गए थे।
2010 से 2013 की बात यदि हम करें, जब तक आप लोग साथ थे, दावा आप लोगों का भी रहा है कानून व्यवस्था पटरी पर है। जब जेडीयू नीतीश जी जब आरजेडी के साथ गए 2015 में चुनाव लड़के और जब सरकार आई तो आपने कहा कि जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। फिर आरजेडी से समर्थन वापस हुआ, फिर आप साथ हुए। अब क्या लगता है ये मंगल राज है? देखिए, निश्चित रूप से यह मंगल राज है ही। अंतर समझिए जी। पहले जो अपराध करने वाले लोग थे उनको संरक्षण मिलता था सरकार से, यानी कि आरजेडी की सरकार में। उनको कहीं से भी सजा के लिए सरकार प्रयासरत नहीं होती थी। आज अपराध होते हैं, मैं इनकार इससे नहीं कर सकता, अपराध हो रहे हैं, लेकिन पहले अपराधियों को सजा नहीं मिलती थी, संरक्षण मिलता था जी। आज इस सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं, सजा मिल रहा है। आप देखिए, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको सजा मिल रहा है। जरूरत है अपराध की प्रवृत्तियों को समाप्त करने में जितना कानून, जितनी सरकार की व्यवस्थाएं होती है, उतना ही समाज में जागृति लाने की जरूरत है। और अभी कुछ लोग तो मुझको ऐसे लग रहे हैं कहीं कहीं कि कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं अपने इस अपराध हो रहे हैं उसको मैं किसी के माथे पे मर रहा हूं, यह सरकार की जिम्मेवारी है और हमारी सरकार है तो अपनी ऊपर इसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी नीयत की बात कर रहा हूं। इस सरकार की स्पष्ट नीयत है कि अपराध न हो और अपराध कोई करे उसको सजा मिले। तो उस समय आरजेडी के समय उसकी नीयत में ही अपराध था। ठीक है, आपकी नीयत को यदि हम थोड़ी देर के लिए नमस्कार भी कर ले तो 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। टिस की रिपोर्ट शेल्टर होम को लेकर जब आई, उसके लगभग 30 या 31 दिन के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, दबाव आता गया, फिर उसके बाद कार्रवाई हुई। आरा में एक स्त्री को सरेआम निर्वस्त्र किया जाता है, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े होते हैं। पुलिस प्रशासन को भनक लगती है तो पता नहीं क्यों सोए हुए थे, भनक लगती है तो प्रशासन इतना कमजोर क्यों था उस वक्त। बाद में आपने कार्रवाई की, बात आगे बढ़ी, जैसे शेल्टर होम में भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, बात आगे चल रही है। अभी मैं आपको हाल की बात बताऊं, पूर्णिया में एक गूंगी लड़की के साथ रेप हुआ, जो कथित बलात्कारी है, क्योंकि वो तो जांच के बाद ही तय होता है कि सही मायने में है कि नहीं। वो सरेआम घूम रहा है और कई लोग आकर कह चुके हैं उसको इंसाफ दिलाइए, नहीं पकड़ा गया। ये सब कुछ उदाहरण है। समस्तीपुर में सर गोली छोड़ा दिया जाता है। खैर, लूटपाट अलग से बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में आप देखिए डॉक्टर के साथ क्या होता है। उसके अलावा मोतिहारी में आप चलें, पूरे बिहार में एक अजीब तरह का माहौल कानून व्यवस्था को लेकर चिंतनीय बना हुआ है। क्या ये चिंता गहराती नहीं है? देखिए, निश्चित चिंता का विषय है जी, जो बातें हैं, लेकिन इस पे पूरी सरकार संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे इस पे काम भी करने वाले लोग हैं, करते भी रहे हैं। जी, मैं कह रहा ना कि घटनाएं घट रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है। आपने भी कहा कि ठीक है, आपने कार्रवाई की, पहले तो कार्रवाई ही नहीं होती थी, लेकिन हो क्यों रही है घटना हो रही है, वो भी इस तरीके से कि जहां हजारों लोग सड़क पे खड़ा होकर एक स्त्री को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। यह संकीर्ण मानसिकता का और एकदम विकृत मानसिकता का प्रशासन कहाँ है? तो जो प्रशासन जिसके इर्द गिर्द दिया हुआ उसको सजा तो मिली ना, कार्रवाई। सर देखिए, प्रशासन आखिर तंत्र होता है। मैं कह रहा हूं कि एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और उस वक्त प्रशासन के पास ये भनक नहीं है, और यदि भनक है तो एक्शन नहीं है। दोनों पर सवाल है। देखिए, सवाल आपका जो आपका है जी, वह सवाल सही है, लेकिन हमारी नीयत पे बिहार के लोगों को भरोसा है। फिर भी नीयत, आप भी भरोसा कीजिए। हम संरक्षण नहीं देते हैं, सरकार नहीं दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी संरक्षण नहीं दे रहे हैं, उस वैसे अपराधियों को सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। आज जो कानून सख्त बनाए जाते हैं, क्यों? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि नाबालिग बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो बलात्कार करेगा उसको हम फांसी तक की सजा देंगे, बालिग के साथ जो करेगा उसको कम से कम आजीवन। पूर्णिया में तो खुलेआम घूम रहा है बलात्कारी, घूम रहा है। तो आज कहीं न कहीं जागृति लाने की जरूरत है। और आज जिस प्रकार से सजाए
तेजी गति से हुआ है और सख्त सजा कोर्ट से हो रहा है। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सख्त कानून का प्रावधान ला दिया तो हम प्रयास में जरूर है कि अपराध पे लगाम लगे। हमारी नीयत साफ है, हम काम कर रहे हैं, संरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनमें हमें अंतर है। उनके अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज हम सजग हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो अपराधी अपराध कर लेता था और यहां तक कि उसको इतना बड़ा संरक्षण मिलता था कि बगल को पता भी नहीं चलता था। आज तो एक अपराध हो रहा है तो पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा बिहार जान जा रहा है। तो यह जानना भी चाहिए। इससे क्या है कि जागृति आती है। आपके लॉ एंड ऑर्डर चिंता का विषय है कि नहीं? जरूर है। देखिए, आप चिंतित हैं? नहीं, हम चिंतित हैं। हमारे यहाँ अपराधियों पे लगाम की कार्रवाई, लगाम हो, इस पर कार्रवाई हो, सजाए हो, इसका प्रावधान भी है और हमारी नीयत भी है। पहले अपराधियों को मैं एक लाइन करके इस विषय में करना चाहूंगा। आरजेडी की सरकार में, लालू जी के जमाने में 15 वर्षों तक अपराधियों को संरक्षण मिलता था। इस सरकार में, नीतीश जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में उसको सजा मिली। सर 13 साल गुजर गए, अब तो आरजेडी को माफ कर दीजिए। अब तो 13 साल का हिसाब लोग मांगेगा आपसे। देखिए, और वो इसीलिए सवाल है। देखिए, हम लोग हिसाब देने के लिए तैयार हैं जी, और 15 वर्षों का उनका हिसाब जी, और हम लोग जो रहे हैं उसका हिसाब। आप सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अपराधियों को सजा, मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा कि मिलते हैं कि उस 15 वर्षों में कितने अपराधी पकड़े गए और कितनों को सजा हुई। और इन एनडीए 1 में और एनडीए की भाजपा वाले 2 में, समझे ना, जो है वो तो नीतीश एनडीए 1.5 में, जो आप कह लें, इसमें निश्चित रूप से हम लोग हिसाब देने वाले हैं। और इसका भी देना होगा सर। हमारे मुख्यमंत्री जी आखिर आरजेडी के उस विचार से और उस काम से कहीं न कहीं तो दुखी थे ना, तभी तो अलग सर अब बात है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी राजनीतिक मिजाज को, क्योंकि चुनाव का मौसम अब लगभग चालू हो ही गया है और गठबंधन और महागठबंधन दोनों के बीच अलग अलग तरह के पेंच को लेकर बात होती रहती है, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होती रहती है। इस बीच खीर की महक भी फैलाई जाती है, उसको अलग तरीके से उसकी व्याख्या भी होती है, फिर एक सफाई भी आती है। गठबंधन में पेंच क्या है? यदि सब कुछ ठीक है तो लोग खामोशी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अलग अलग बयानबाजी क्यों हो जाती है? गठबंधन, मैं आपको उदाहरण देता हूं ताकि आप सवाल पूरा हो जाए। जेडीयू ने बहुत शुरू में कहा था, जब तक अमित शाह जी यहां पटना नहीं आए थे, उससे पहले 25 सीट से नीचे समझौता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हो जाए। उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने बाकायदा पार्टी के बिहाफ पर कहा। आरएलएसपी का अपना दावा अलग तरीके से होता रहता है कि हम जब बाल्यावस्था में थे तब तो 3 सीट पर हम जीत के आए, अब तो हम युवावस्था में। एलजेपी पहले से युवा प्रौढ़ सब हो चुकी है। बीजेपी पहले से ही इस गठबंधन में बेशक छोटे भाई हैं लेकिन बड़े भाई की भूमिका में है लोकसभा चुनाव में। तो फिर पेच कहां है? देखिए, पेच गठबंधन में नहीं है जी। नहीं, हमारे एनडीए में कोई पेच नहीं है। पेच एनडीए ने ऐसा लगा दिया है यूपीए में कि बचपन में आप भी और आज भी, खास करके जाड़े के दिनों में और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे पेच का बड़ा महत्व होता है। दूसरे के पतंग को काटने के लिए जिसके धागे में मजबूती होती है और जिसके धागे में धार होता है, यानी जिसको हम लोग देहात की भाषा में, हम तो गांव के रहने वाले, मंझा होता है। तो एनडीए ने अपने धागे को इतना मजबूत किया है और धार को मंझा के रूप में इतना तेज बनाया है और ऐसा पेच है वह कि वह महागठबंधन जिसको बोलते यूपीए की जी, उस पतंग को ऐसा एनडीए काटने वाली है कि वह हिंदुस्तान की सीमा को पार जाकर वह जहां पतंग गिरना होगा गिरेगा। बगल में बांग्लादेश है, या इधर नेपाल भी है, कहीं भी हो, बांग्लादेश हो, समझे ना, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे उधर जाए तो जहां चीन हो, जो भी हो, जहां जाना हो जाए, लेकिन पेच तो वहां फंसा है। लेकिन एक पेच आपके यहाँ भी कटा था। हमारे यहाँ नहीं, सीट शेयरिंग कोई मतलब नहीं हमारे। तो इतना बयानबाजी क्यों हो रहा है? कल आप लोग अचानक एक बयान पर इतनी सफाई देनी पड़ गई कि लक्ष्य हमारा 40 है। आप लोग जब पूछते हैं जी तो न कहेंगे तो आप कहेंगे चुप क्यों है, बोलते हैं तो बयान क्यों दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेके कोई मतभेद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। एक पतंग कटने की बात आपने कही कि आप लोग
महागठबंधन के पतंग को सक्सेसफुली काटेंगे। एक पतंग काटने से पहले क्यों कट गई एनडीए से? यदि हम बात करें हम की, जीतन राम मांझी की, 2014 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, या 2015 में भी जब विधानसभा चुनाव थे, प्रधानमंत्री बहुत जगह रैलियां उन्होंने की, हर जगह ऐसे करीबी रिश्ते नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी के आपकी पार्टी से, हर मंच पे लगभग दिखते थे वो। ये क्या हो गया नीतीश जी के आते ही? देखिए, जो आप पतंग कटने की बात कर रहे हैं, पूरे एनडीए मिल कर एक पतंग है, समझे ना? अच्छा, ये हाँ, तिनका थे? नहीं, आप उस तिनका भी हम नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, हमारे बुजुर्ग नेता हैं। उनका मंझा हुआ कहाँ चला गया? धागा मंझा हुआ नहीं था क्या? मैं क्या कहा, एनडीए का पतंग, एनडीए का धागा, एनडीए की तेज, एनडीए की मजबूती में बताया। उसमें कोई पतंग, एक पतंग है, उसमें दूसरी पतंग क्यों करे? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि आपके एनडीए के एक दल आपसे बाहर है, या आपका सवाल उचित हो सकता है। चलिए ठीक है, जिस रूप में आप ले। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जीतन राम मांझी जी क्या सोच कर गए, है ना, क्यों गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां गए हैं वहां जाना उनको नहीं चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? कि आज गरीब सताए गए हैं, आज गरीब की बात करते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से सबको अपमानित किया है। एक समय आया तो लालू जी ने कहा कि भूरा बाल साफ कर दो, मतलब अग्नि जात ब्राह्मण भूमिहार लाला कास्ट को, माने क्या बोलते हैं, राजपूत को साफ कर दो, माने भूरा बाल साफ कर दो, ब्राह्मण भूमिहार। सर एक समय आया तो आप भी तो एक समय आया जब गांधी मैदान में लौह कुश सम्मेलन हुआ कुशवाहा कुर्मी का, तो उन्होंने कहा कुक्कुर गांधी मैदान में आज भौंका है, बोला है। कुक्कुर मतलब कुश से कुर्मी, कुश से कुशवाहा, उन्होंने कह दिया, कुक्कुर कह दिया। जब अति पिछड़ा कंसेप्ट आया था एनडीए फर्स्ट में, और उसको जब आरक्षण दिया गया था, और जब अति पिछड़ा जब वोट लालू जी को नहीं दिया, तो तुरंत रिजल्ट के बाद उन्होंने क्या कहा था 2010 में कि पचफोरना कहा था, एक कड़वा तेल गरम करो, उसमें डाल दो, छनक जाएगा, यानी कि उसको समाप्त कर दो। जब रामविलास पासवान, यही महादलित, कितना अपमान है। आज है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, हम दलितों के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम उनको न्याय की बात कर रहे हैं, हम उनको उनके विकास की बात कर रहे हैं। बिहार में भी आज उनके बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। वो क्या करते थे? बच्चों के बाल काटने की बात कर रहे थे। कहीं जाकर क्या करते थे? क्या नहीं, तो मतलब आप इससे जीतन राम मांझी को क्या समझाना चाह रहे हैं आप? उनको समझाना चाह रहे थे कि वहां चले गए हैं जहां गरीबों को सताया जाता है। तो आपके तर्क में दम नहीं लगा क्या उन्हें? मैंने उस समय तो हमसे बात नहीं हुई थी, मतलब जरूर पार्टी की बात। और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जी हमारे लिए आदरणीय है, हम बहुत उनको मानते भी हैं। वह जहां गए हैं वहां न सामाजिक न्याय है, नहीं वहां कुछ है। पूरे वहां घोटालों के पैसों से अपने परिवार के जीने और मरने के लिए जो दल बना हुआ है, सत्ता होगी उसी परिवार का होगा, कुछ होगा तो मतलब उसी परिवार का। केंद्र में आरजेडी जरूर रहता है हर मामले में, यदि नेगेटिविटी की बात करनी हो तो। आपके ऊपर एक सवाल और भी है। जी। शराबबंदी कानून सैद्धांतिक रूप से हर पार्टी से सहमत थी, लेकिन जैसे ये कानून बना उसके बाद से बिहार में शराब, अवैध शराब की बहार आने लगी। ठीक है, छिटपुट कार्रवाई भी होती रही, समय समय पर आज भी कार्रवाई होती है, सख्ती की बात की गई थी, इंसान को सख्त कानून के दायरे में लाया गया था। आज तो होम डिलीवरी तक होती है सर। इस कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ जी कि जब शराबबंदी लागू की गई थी, कानून नीतीश जी ने जब लाया, उस समय मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना था, विपक्ष में था जी, तब भी मैंने इस कानून का स्वागत किया था और इसके लिए उनको धन्यवाद दिया था। और उनके कार्यक्रम में विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने जो कार्यक्रम इसके लिए बनाया था सार्वजनिक रूप से, उसमें हम लोग हिस्सा भी लिए थे। यह विपक्ष में रहते हुए उस समय का एक इतिहास है। मैंने दूसरी बात, शराबबंदी से लाभ तो वही है, आप उठाकर देखिए, पारिवारिक कला आज कम गया है। हमारी माँ बहनें कितनी सुख चैन से है।
आज शराब, मैं मानता हूं कि आप जमीन पे जाकर देख रहे हैं क्या? जमीन पर जाकर देख रहे हैं हम। जमीन पहले 100 रुपया में एक, मैं उदाहरण दे रहा हूं सर, क्योंकि हम लोग जमीन पे घूमते रहते हैं। जमीन पे भी देख रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं उसमें आपका है भी सवाल था, तो जमीन पर भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पूरी तरह से बंद हो गया है, धंधे उसके चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं। नहीं, ज्यादा नहीं चल रहे हैं। जितनी बिक्री थी बिहार में उससे कम तो बिकी रही है। शराब तो कम लोग पी ही रहे हैं। हाँ, जो मिल रहा है वो अब महंगी शराब, महंगा जो शराब पहले मिलता था उससे महंगी दर पर मिल रही है। तो आज वह गरीब शराब, आज जो पैसे वाले लोग थे उसका वर्ग आज पी रहा है, लेकिन गरीबों में काफी, तो कोई पी लेता होगा लेकिन काफी कमी आई है। पारिवारिक कलह बना है, कानून को थोड़ा सॉफ्ट बगल में आपका स्टेट, जिसमें सामाजिक जागृति की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है। कानून आपने जागरूक नहीं किया ना सर, लेकिन समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसी माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे नहीं, जागरूक नहीं किया आपने क्या किया, कार्रवाई कर दी। जागरूकता और कार्रवाई में फर्क होता है। 2010 तक या 2015 तक 10 साल शहर तो छोड़िए साहब, सब डिवीजन तो छोड़िए साहब, ब्लॉक तो छोड़िए साहब, गांव के चौक चौराहे तक आपने शराब पहुंचा दी। जिस देश में, जिस राज्य में बेरोजगारों की एक लंबी फौज है, जिनको आपने उस लत में शामिल कर दिया। 2015 में अचानक एक मसीहा की तरह आपने उस पर कार्रवाई कर दी, और जब कार्रवाई की तो कोई होमवर्क नहीं था, एक फैसला था बस। होता क्या है, जागरूकता ये होती है कि हमें पहले पता तो चले ठीक तरीके से कि हम गलत हैं, कोई जागरूक तो करे हमें। आपने कार्रवाई कर दी तब, जबकि आपने 10 साल तक गांव-गांव तक शराब परोसी। देखिए, जब आदमी जी, देखिए, यह निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि गांव-गांव तक या कहीं पहुंचाया जी, तो वह एक मिस्टेक तो निश्चित था, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वह समाज के लिए जहर के पहुंचाया था किसने सर? पहुंचाया चाहे जिसने भी हो, लेकिन नहीं पहुंचना चाहिए था, मैं जरूर कहूंगा। और पहुंचाने वाले को जब महसूस हुआ कि नहीं पहुंचा तो उन्होंने बंद किया। जब आदमी को पता चल जाए कि यह जहर है तो उसके लिए छानबीन की और उसके लिए बहुत इंतजार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब समाज में शराब की बुराई, ओपन बॉर्डर है हर जगह। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के उस बयान को भी मैं पढ़ा था उस समय, मैं विपक्ष में था तब भी। उस समय पढ़ने के बाद जो मैं महसूस, क्या हुआ, महिलाओं ने मांग की। महिला तो 2005 से मांग कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने 2006 में भी मांग की। ठीक है, लेकिन अचानक 2015 में जाकर ये ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि जब ज्ञान कब होता है, 10 साल के बाद। नहीं, जब सामने से कोई ज्ञान देने वाला हो। उस समय मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि गांव की गरीब महिलाओं ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने शराबबंदी को जो लागू किया उसमें जो कारण दे रहे थे, गरीब महिला आती थी रोती हुई, आती थी कहीं की। आज भी गरीब महिला रो रही है सर? नहीं, गरीब महिला, क्योंकि उनके पति यदि 200 रुपया कमाते थे तो 50 रुपया उस वक्त खर्चा करते थे। नहीं, यह गलत। अब सुन रहा है कि 200 रुपया चला जा रहा है। नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भले अमीरों में, पैसे वालों लोगों में पीने की कोई कमी नहीं होगी, हमको लगता है उसमें भी कमी आई होगी, लेकिन गरीबों में कमी आई है। पारिवारिक क्या वो दोनों तरह के उदाहरण है। पारिवारिक कला बंद का भी मेरा सवाल इसलिए, दोनों तरह के उदाहरण है। कई लोग सुधरे भी है, कई लोग बेतहाशा औंधे मुंह गिरे भी है, और कई लोग अपनी आदत से लाचार भी है। व्यवहारिक कदम क्या था? देखिए, सवाल बिहार पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमारे पास लोग सवाल लेकर आते हैं। तो ये जो भी किया आपने अच्छा किया, पर अच्छे तरीके से करना चाहिए था। तरीके में बदलाव की बहुत आवश्यकता थी। नहीं, देखिए, ठीक है, जब महसूस हो रहा है तो तरीके में बदलाव किया जा रहा है ना। और जरूरत पड़ेगी और तरीकों में बदलाव किया जाएगा। हाँ, जागृति की जरूरत है। हम तो आग्रह करेंगे कि इसमें प्रेस का बहुत महत्व होता है। अभी इस हमारे मुख्यमंत्री, हम तो समय से आपको खबर दिखाते ही रहते हैं। हमारी जागृति में आप लोगों का योगदान हो, या एक अनुरोध है, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि जागृति के बिना इस महाअभियान को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। सारे समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी संस्थाएं, चाहे वह पत्रकारिता का हो, सामाजिकता का हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासन का क्षेत्र हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबको शराब के प्रति और दहेज प्रथा के विरुद्ध खड़ा होकर अडिगता के साथ, संकल्प के साथ आना पड़ेगा। यह मेरी विनती। चलिए आगे चलते हैं, जरा आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। लंबे समय से एक यहाँ पे खीर की बात कर रहे हैं। खीर तो
शुरू में हमने बात की थी, शायद रह गया होगा, उस पर आपने शायद कह भी दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, खीर बनता है और खीर महाप्रसाद होता है, और खीर जब बनता है तो उस खीर में न सिर्फ यादव का दूध होता है, न किसी का चावल होता है, न किसी का पंचमेवा होता है, न किसी की चीनी होती है, खीर होता है। तो सब मिलकर इस महाप्रसाद को बनाए, यानी कि ऐसा महाप्रसाद जिसका प्रसाद बटे, जिसको विकास कहते हैं। खीर मतलब, खीर का कहने का मतलब विकास। तो दूध भी सबका है, चावल भी सबका है, चीनी भी सबका है, पंचमेवा भी सबका है, और खीर भी सबका है। उस पर क्या हो गया ना, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें एक राजनीतिक मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि इस खीर में ना दूध की बहुतायत है, चावल उससे थोड़ा कम है, चीनी उससे या गुड़ उससे थोड़ा कम है, पंचमेवा उसमें शामिल है बस स्वाद देने के लिए। तो यहां पे दो को बड़ा देखा गया इस खीर में, और उसकी को इर्द गिर्द में ध्यान में रखते हुए एकता की बात कही जा रही है, लेकिन इस एकता में अनेकता और विषमता भी नजर आ रही है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं यह किसी के ऊपर नीचे छोटा बड़ा की बात, मायनों की बात मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। देखिए, अगर खीर नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो खीर बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। चावल नहीं रहेगा तो खीर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। चीनी नहीं रहेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या पंचमेवा नहीं रहेगा तो खीर नहीं बनेगी, प्रसाद नहीं बनेगा। खीर जो प्रसाद का रूप लेता है, यानी इसमें जो पवित्र राजनीति में इतना प्रसाद है क्या? उसमें वह पंचमेवा है सर। पंचमेवा को कोई यह समझे कि हम थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, पंचमेवा उसकी पवित्रता है। मैं यानी कि कहने का मतलब कि हम खीर बनाते हैं तो उसमें मिठास भी आ जाता है, उसमें पौष्टिक सारे आहार भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता पंचमेवा से बनती है, तब भगवान का भोग लगता है। इसलिए दूध की भी उतना ही महत्व है, चीनी का भी राजनीति भी कभी उतना ही महत्व है, और उसमें चावल का भी उतना ही। इतनी अच्छी बात, राजनीति में शुचिता को लेकर यदि सही मायने में लागू हो जाती तो फिर ये सब अलग से खीर का जिक्र नहीं होता। जरा बिहार की बीजेपी को जरा समझना चाहता हूं आपकी नजर से। ऐसा लोग कहते हैं, शायद आप बेहतर महसूस करते होंगे या आप बताएंगे कि ऐसा है या नहीं, कि पार्टी के अंदर यहां गुटबाजी ऐसी है कि सुशील मोदी जी किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और ये एक बड़ा कारण है कि बीजेपी यहां नंबर 2 बन के ही रह गई बिहार में, देश में नंबर 1 हो गई। महाराष्ट्र में भी आप छोटे भाई थे, वहां भी बड़े भाई हो गए, यहां पर गुटबाजी कारण अब नंबर 2 ही बने रह गए। छोटे भाई बड़े भाई के बीच बीजेपी फंस चुकी है। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपकी इन बातों से को मैं तो बड़े ही जोरदार तरीके से खारिज कर रहा हूं। जी, हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई एक व्यक्ति और किसी एक के विचार से न पार्टी चलती है, न वहां कोई निर्णय होता, सामूहिक निर्णय होता है। और सुशील जी के साथ तो मैं विद्यार्थी परिषद के समय से काम कर रहा हूं, सुशील जी को मैं अच्छे से जानता हूं, जिनको सामूहिकता में है। कहीं क्यों कोई किसी को कोई पीछे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सब व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत भी हुई है। हम अगर पार्टी कभी कमजोर नहीं, लगातार जनसंघ काल से अभी तक मजबूत होते आई है। 2015 में तो आप नीचे आ गए थे। नहीं, नीचे 2015 में कुछ वोट में थोड़े कमा था, सीट कम गया था। हाँ, अच्छा खासा कम गया था। सीट अच्छा खासा कम गया होगा, फिर अच्छा खासा सीट ले आएंगे। 2 से हम देखे ना आज हम कहाँ पहुंचे। हाँ, लेकिन वहां तो ऊपर से नीचे आ गया सरकार। तो उसमें हमारे पार्टी के सारे अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सारे नेता, उसमें मैं सुशील जी को भी कह रहा हूं कि सुशील जी ने भी पार्टी को बढ़ाने का अथक प्रयास किया है, तभी नित्यानंद राय जब अध्यक्ष बना है तो आज इतनी बड़ी विशाल पार्टी के रूप में हमको यहाँ अब हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, सुशील मोदी जी ने, हमारे पूर्व के अध्यक्षों ने, हमारे प्रेम कुमार जी ने, हमारे नंद किशोर जी ने, हमारे सीपी ठाकुर जी ने, हमारे गोपाल नारायण सिंह जी ने, हमारे राधा मोहन सिंह जी ने, हमारे रविशंकर जी ने, हमारे आर.के. सिन्हा जी ने, हमारे सत्यदेव नारायण आर्य जी ने, समझे ना, मैंने अनेकों मैं नाम बता रहा हूं। ऐसे सभी लोगों ने बहुत पीछे से, और कैलाशपति मिश्रा जी तो बिहार के दधीची ही रहे।
वैसे सर मेरा सवाल बहुत सीधा था। कई लोगों आप ने ठीक कह रहे होंगे, आपके आहुति दिए, योगदान दिया। सर वो आपके अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी जगह आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल दूसरा था। 2005 से 2018 13 साल हो गए। इस एक कालखंड को यदि हम छोड़ दे, थोड़ा सा जो पीरियड था आरजेडी और जेडीयू का, देखिए हमसे पहले मंगल पांडे जी वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा उन्होंने पार्टी को कितना आगे बढ़ाया है। उनके पहले मेरा सवाल जो भी मैंने हम आप ठीक कह रहे होंगे, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो अध्यक्ष बना तो 1 मिनट मैंने तो कहा कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा अध्यक्ष बना हूँ जिस अध्यक्ष का 7 अध्यक्ष है, हमारे पूर्व 7 अध्यक्ष है, सबका इतना सहयोग मिलता है। मंगल पांडे जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, आप देखिए उठाकर। तो हमारे यहाँ कोई विद्वेषता से काम नहीं करता है, किसी को पीछे करने के लिए नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक विनम्र सवाल है, वो इसलिए है सर क्योंकि इस 13 वर्ष में 2005 से लेकर अब तक की बात करूं, उससे पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सत्ता का सुख इसी साल इन्हीं दौरान रहा है। एक फिक्स स्लॉट हो गया है कि यदि एनडीए की सत्ता होती है बिहार में तो नीतीश जी एक चेहरा होंगे जो बड़े भाई होंगे, बीजेपी का एक चेहरा होंगे सुशील मोदी जी जो छोटे भाई के बड़े भाई होंगे, सरकार बनेगी, एक मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, बाकी धीरे धीरे कैबिनेट विस्तार होगा, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह दी जाएगी। राजनीति में कई जगह कई परिवर्तन हुए हैं राज्य में इन्हीं 15 सालों में, लेकिन बिहार आकर सब कुछ ठहरा हुआ क्यों नजर आता है? देखिए बिहार ठहरा हुआ नहीं जी, बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की यह विशेषता है, इसके संस्कार में है जी कि एक दूसरे के चेहरे में लोग अपना चेहरा देखता है, हर एक दूसरे के मन में बसा होता है जी। इसलिए कोई बने, सुशील जी बने, चाहे नंदकिशोर जी बने, प्रेम जी बने, चाहे वह मंगल पांडे जी बने, चाहे वह रामनारायण मंडल बने, चाहे कोई मैंने कहने मतलब कोई भी बने, मतलब आप लोग छोटे भाई ही रहेंगे। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति के नाम से कोई मुख्यमंत्री होता है सब नहीं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, लेकिन सामूहिकता होती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स स्लॉट हो गया है कि सरकार यदि बनती है, डिप्टी सीएम का सीट रिजर्व है, बाकी उसके बाद कैबिनेट में अपनी अपनी जगह मिलती है, सीएम का सीट रिजर्व है। सभी स्टेट में ऐसा है क्या? यूपी में ऐसा नहीं है, हरियाणा में हमने देखा ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में हमने देखा ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में हमने देखा ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में एक रिजर्व सीट है, छत्तीसगढ़ में रिजर्व है, यहां पे रिजर्व, झारखंड में भी ऐसा नहीं था, आज भी नहीं है। वहां पे अर्जुन मुंडा आए, पहले बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा आए, रघुवर दास आए, यहां पर सीट एकदम परमानेंट लगता है सर। शायद ये तो एक अवरोधक नहीं है आगे बढ़ने में। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से जी मैं कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में भले नाम से किसी व्यक्ति को का कोई स्थान पे दायित्व दिया जाता है जी, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में नहीं होता है, वह संगठन पार्टी के स्वीकार्यता के रूप में होता है, पार्टी के रूप में होता है। सुशील कुमार सरकार के लिए सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2020 की तस्वीर आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। नहीं सुशील जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वह पार्टी की स्वीकारता है। होता क्या है ना कि सरकार के लिए श्री सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री के लिए सुशील मोदी जी हैं। माने हमारे यहाँ वह पार्टी के नेता हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आज वह है, कल कोई भी हो सकता है। नित्यानंद राय कब होंगे? मैं न होने वाला हूं, न मैं इच्छा रखता हूं, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और अपने होश संभाला उस समय से हूं और जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहूंगा। हाँ, एक इच्छा मेरी जरूर है कि मैं जब अगले जन्म, मेरी कोई इच्छा नहीं, जब मैं जितनी बार जन्म लूं तो इस भारत माता की गोद में लूं, और मैं जब राजनीति करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूं, उसी के लिए काम करूं। हम भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन के अगर किसी भी कर्मों से आप खुश हो तो इस भारत माता की गोद में पैदा देना और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर देना। चलिए, एक सिपाही जी, उजियारपुर के आप सांसद हैं, 4 बार आप विधायक भी रह चुके हैं, और उस जमाने से आप ने अपनी छाप छोड़ी जब लालू जी का परचम लहराता था इस बिहार में। उसके बाद भी आपकी कोई इच्छा नहीं है
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की इच्छा के अलावा क्या इच्छा? और कोई इच्छा नहीं है? कोई इच्छा नहीं है। तो सब कुछ सब ऐसे ही चलेगा? एकदम बिल्कुल, हमारी कोई इच्छा नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पार्टी के सब लोग की इसी प्रकार की का मन होता है। कुछ आपसे जुड़ा हुआ कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। बिहार आपके तमाम पहलुओं को तो जानते हैं, कुछ अनछुए पहलू भी हो सकते हैं। खेती बाड़ी का बड़ा शौक है आपको? बहुत शौक है। तो इतनी व्यस्त राजनीति में अभी मैं खेती करता हूँ। मैं छोटे किसान की बात कर रहा था। छोटे किसान की बात कर रहा हूँ। मुश्किल कहाँ पे है कि सरकार की बड़ी अच्छी योजना है जो आपने जिक्र किया। जब हमारी खबर जाती है किसान के खेत तक पहुंचते हैं जब हम, तो वहां पर इन तमाम योजनाओं को उनको सर्वाधिक लाभ मिल नहीं पा रहा है। और तभी नाबार्ड का रिपोर्ट भी आता है। मंशा आपकी अच्छी भी हो तो जो एग्जीक्यूशन जहां से होना है संभव उसमें कुछ चूक हो रही है। नहीं, देखिए क्या है ना कि उनकी कठिनाइयां इतनी बढ़कर बड़ी हो चुकी थी कि उसका जब समाधान होना प्रारंभ हुआ है तो उसका असर होना प्रारंभ हुआ है। अभी भी किसान बिल्कुल 100% खुशहाल हो गए, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके चेहरे पे खुशियां आनी शुरू हो गई है जो कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। आज खुशियां दिखाई पड़ रही है। 2022 तक खुशियां ही नहीं दिखाई पड़ेगी, खिलखिलाएंगे भी, समझे ना। चलिए, हमारी शुभकामना है। लेकिन साहब, एक बात हमें जानकारी मिली आपको लेकर जो बड़ा अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है और हैरानी भी है कि आप झूठ नहीं बोलते। देखिए, मुझको झूठ से सख्त नफरत है। आप कैसे संतुलन बिठाते हैं? ऐसे बैठाते हैं जैसे जिस चीज की जानकारी मुझे है और जिस चीज को हम करना चाहते हैं, जो मेरे बस में है, उस विषय पर जो मेरा कमिटमेंट है और हम अब सच बोलने की दृढ़ता रखते हैं। जैसे आज जो चीज गलत है उसको गलत कहना, चाहे परिणाम उसका जो हो, जो सही है उसको सही करना। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजनीति में हैं आप। जी, और मैं सत्य बोलकर ही सहज हूं और सुखी भी हूं, प्रसन्न भी हूं। मैं आपसे एक सवाल कर लूं। ये सारी बातें सही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके व्यक्तिगत मामले से जुड़ा हुआ है तो जाहिर है आपका जो व्यक्तित्व है वो आप डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो मिजाज है और जिस मापदंड के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं उसमें छल प्रपंच का एक बड़ा स्थान है। और सच बोलकर तो कतई आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूं। तो आपको लगता है कि आपके इस सच ने आपको यहां तक पहुंचाया है? नहीं, यहां तक पहुंचाने के पीछे जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या बिहार के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जो भी, मैं कैसे अध्यक्ष बना पता नहीं, मुझको तो पता भी नहीं था। यहां तक पहुंचने का अगर हम आपके कहना का अर्थ है तो, और यह हमारी मंजिल भी नहीं है ना। हमारी मंजिल वही है जो हमारी पार्टी की मंजिल है, नीति है, उसमें वो कहां तक है? उस पथ पर अपने जीवन भर चलते रहना। मंजिल तो है भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना। वो कैसे बनाएंगे आप? और जब तक आपको लीडरशिप नहीं मिलेगा। इसे भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचा देना। हम उस पथ पर, मंजिल कब आएगी यह पता नहीं है, लेकिन मैं जीवन भर उस पथ पर चलता रहूं, बिना थके, बिना रुके और बिना कुछ कहे बोले उस पथ पे चलता रहूं। यह है। जहां तक आपने एक बात कही थी कि सच बोलकर बड़े यहां तक आए हैं क्या, देखिए, सत्य बोलने से आदमी सुखी रहता है। दूसरी बात है यह कि सत्य बोलने में कष्ट होता है, दुख तो उठाना पड़ता है, लेकिन सत्य बोलकर मैं 2 चीज सीखा हूं कि सत्य बोलने के बाद प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो उसको मैंने सुनना सीखा है और सहना सीखा है। मेरा मन सत्य बोल दिया, इसका परिणाम क्या होगा, लोग बोल रहे हैं उसको मैं सुनना है ना, और उसको सहना मैं जानता हूं। आपके इस व्यक्तित्व को हमेशा हिम्मत करते हैं। मैं आपको इसके लिए विशेष शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में ये यदि शक्ति ईश्वर ने दी है तो समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि राजनीति में बहुत मिसिंग पॉइंट है ये। मैं समझौता भी करता हूं और संघर्ष भी करता हूं सच के साथ। हाँ, लेकिन मैं सच के रास्ते पर से अडिग होने के लिए, समझे ना,
निश्चित रूप से कोई माने डिगू न हूं, इसके डिगने माने हम कोई वैसा समझौता नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा सत प्रभावित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं संघर्ष उसके लिए करना जानता हूं, इसलिए वैसी समझौता कोई नहीं कर सकता हूं जो मेरे वसूल के, मेरे पार्टी के सिद्धांत के और मेरे पार्टी को बढ़ाने के लिए जो काम है उसमें अपने व्यक्तिगत हित के लिए मैं न कोई समझौता कर सकता हूं। मैं भले ही जीवन भर संघर्ष करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका एक विशेष समय निकालने के लिए, और सही मायने में आपका बहुत धन्यवाद इस रूप में कि हमने बहुत बेबाक सवाल आपसे किए और बड़े सहज ढंग से आपने अपनी हर उत्तर को हमारे सामने, बिहार के दर्शकों के सामने, सम्मानित दर्शकों के सामने आपने रखा। आपका बहुत धन्यवाद। ये वो शख्सियत है नित्यानंद राय जो बीजेपी के न केवल प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक प्रतिबद्धता के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ये बड़ा कठिन सफर है, लेकिन उसमें अभी तक बड़ी आराम से, बहुत आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। संभव है कि इसमें इनका व्यक्तिगत गुण भी शामिल हो। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।